सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज से हमारा थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो रही हैं और मैं आप लोगों को इस बार पढ़ाने वाली हूँ फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। और इसके अलावा एंटो का भी एक कोर्स मेरे पास है। पेस्ट अलग अलग क्रॉप्स के पेस्ट क्या हैं, या थोड़ा सा पोर्शन में निमेटो का भी पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। तो फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जो सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत सारे बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो आप लोगों ने मेक श्योर ये करना है कि क्लासेस को टाइमली लगाना है। अगर जैसे आई नो दैट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का 10 से 5 कॉलेज होता है, नहीं अटेंड कर पाते। रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग के बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें बताओ, लाइव में आके बताओ। आपके टेलीग्राम ग्रुप्स बने होंगे, वहां पे आके बताओ। कहीं पे भी आप जहां पे भी आप लोग कंफर्टेबल हो वहां पे आप मुझे बता सकते हो। डन। बट ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए कि डाउट्स रख के चले गए क्लास से, वो नहीं होना चाहिए। आई वांट दैट कि अगर आप लोग बैच में आए हो तो हर एक चीज अच्छे से समझ के जाएं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत सारी दिक्कत क्रिएट करता है बहुत सारे बच्चों को। अभी सेमेस्टर में तो होती है दिक्कत, आगे चल के जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो तब भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इस सब्जेक्ट में। तो मेक श्योर करना है, हर एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। जहां पे कोई भी दिक्कत परेशानी आती है वहां पे मुझे बताना है, ठीक है। ओके, चलो। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। चलो, ओके। तो आज का हमारा पहला लेक्चर होने वाला है फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग्स का, जहां पे हम बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट जानेंगे कि ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीडिंग क्यों की जाती है, और भी थोड़ा हम आगे चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, ये जो क्लास है ब्रीडिंग की वो डेली आपकी 3 बजे होगी, ठीक है। डेली ये क्लास आप लोगों की 3 बजे होगी। डेली 3 बजे ये क्लास होगी और मंडे टू फ्राइडे होगी बच्चे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे डेली आप लोगों की ये क्लास होगी। मंडे टू फ्राइडे नहीं यार, मंडे ट्यूसडे वेड है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और फिर बाकी जो 3 दिन बचे, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, इसमें एंटो की क्लास होगी। ये जीपीबी के लिए है, सॉरी ये प्लांट ब्रीडिंग के लिए है और ये एंटोमोलॉजी के लिए है। हफ्ते में 3 दिन हमारा फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग होगा। जो बाकी के 3 दिन बचते हैं उसमें हम एंटो का जो कोर्स इस बार हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3-3 दिन हमारा इस तरीके से रहने वाला है सिनेरियो। डन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से क्लासेस होने वाली है। डेली 3 बजे हम मिलेंगे। पहले 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम रीडिंग पढ़ेंगे और अगले 3 दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम एंटू पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने प्लान किया है सो दैट आपका सिलेबस टाइमली मिड तक खत्म हो जाए और कंप्लीट भी खत्म हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने ऐसा किया था, एक एक सब्जेक्ट हमने पूरा करवाया था तो मिड के लिए दिक्कत आ जाती है, फिर इस बार हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। डन। चलो अब क्लास से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है। हमने जेनेटिक्स पढ़ लिया है, हमने जेनेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में कवर कर लिया था। ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है, जेनेटिक्स में हमने बहुत बेसिक चीजें की थी। क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, म्यूटेशंस क्या होती हैं, ठीक है। हर एक चीज हमने पढ़ा था। अब हम उन चीजों को अप्लाई करने वाले हैं। ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जब हम पौधे के जीन्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, पौधे की जीन्स को हम चेंज करते हैं। जैसे मान लो कि मैं चाहती हूँ, मेरे घर में ना बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं, मैं चाहती हूँ कुछ बड़े पौधे भी हों, कुछ लंबे पौधे भी हों। तो अगर मुझे एक ऐसा पौधा बनाना है जिसकी हाइट लंबी है, तो वो मैं प्लांट ब्रीडिंग के जरिए ला सकती हूँ। और जैसे अगर मान लो मैं मटर की खेती करती हूँ, ठीक है, मैं मटर ग्रोअर हूँ, एक फार्मर हूँ, मैं मटर की खेती करती हूँ। मैंने बोला यार मुझे ऐसा पौधा लगाना है, ऐसा बीज तैयार करना है जिसकी ईल्ड बहुत ज्यादा हो, जिसमें उपज बहुत ज्यादा आए, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये प्लांट ब्रीडिंग के जरिए हम ला सकते हैं एक पौधे में। इन शॉर्ट, अगर हम पौधों में किसी भी प्रकार का इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो हम प्लांट ब्रीडिंग के जरिए ला सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम, आप बोल रहे हो प्लांट ब्रीडिंग के जरिए हम ला सकते हैं, तो प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता क्या है। बहुत वास्ट टर्म है बच्चे ये प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। पौधों में प्रजनन करवाना, कि जैसे मैंने बोला कि जैसे होता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे लंबे पैदा हों, तो मैं भी एवरेज हाइट क्यों, मैं लंबे पति के साथ शादी करूंगी ताकि मेरे बच्चे लंबे आगे पैदा हो, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग में भी
अगर मैं ये चाहती हूं कि मैं मटर ऐसे उगाऊं जो ईल्ड अच्छी दे, जो क्वालिटी अच्छी दे, तो मुझे ऐसे पौधों का प्रजनन करवाना पड़ेगा, ऐसे पौधों को मुझे आपस में क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिसके जरिए पौधों में इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, जो पूरा आपको कोर्स है, जिस जो हम धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग, जो ये आपका सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये होता है जब हम पौधे के जेनेटिक आर्किटेक्ट को चेंज करते हैं। जेनेटिक आर्किटेक्ट का मतलब होता है उसकी जीन्स में परिवर्तन ला रहे हैं। अगर कोई पौधा छोटी हाइट का है तो मतलब उसमें छोटी हाइट वाली जीन्स होंगी। तो अगर मैं चाहती हूं कि वो पौधा लंबा पैदा हो, कि अब मैं छोटे पौधे देख के बहुत तंग आ चुकी हूँ, मुझे लंबे पौधे चाहिए मेरे खेत में, तो मैंने सोचा कि यार प्लांट ब्रीडिंग के जरिए मैं लंबे पौधे तैयार कर सकती हूँ, लंबे पौधे बना सकती हूँ। कैसे करूंगी मैं? उन पौधों को किसी लंबे पौधे के साथ क्रॉस करवा दूंगी, प्रजनन करवा दूंगी, संकरण करवा दूंगी। तो ये सारी चीजें प्लांट ब्रीडिंग का हिस्सा है। तो प्लांट ब्रीडिंग का मतलब है जब पौधे के जेनेटिक आर्किटेक्ट को चेंज किया जाता है अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। इस बार मेरा ऑब्जेक्टिव था कि पौधे की लंबी हाइट हो। आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और भी हो सकता है। आपका ऑब्जेक्टिव में भी ये भी हो सकता है कि पौधे की हाइट छोटी रह जाए। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे गोलू मोलू बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं, किसी को पतले बच्चे भी अच्छे लग सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि मुझे छोटी लड़कियां या छोटे हाइट के लड़के पसंद है, तो आपको लंबी हाइट के लड़कियां या लड़के भी पसंद हो सकते हैं। तो हर बंदे का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव को हम पौधे से क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ पौधे की क्वालिटी बहुत सही आए, मैं चाहती हूँ पौधे में बीमारी ना लगे। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो पौधे मैं घर पे लगा रही हूँ इनमें बीमारी ना आए। तो उन ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम पौधे में कुछ चेंजेस करते हैं, हम उसकी जीन्स में बदलाव करते हैं। तो उन्हीं बदलावों को प्लांट ब्रीडिंग बोला जाता है। तो वही बदलाव प्लांट ब्रीडिंग के जरिए, पौध प्रजनन के जरिए लाए जा सकते हैं। सॉर्टेड? क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है? जब बच्चों मैं बोलूं ना क्लियर है कि नहीं है, बता दिया करना, ठीक है? अगर क्लियर है तो भी, नहीं है तो भी, ठीक है? आई नो दैट नया सब्जेक्ट है, टाइम लगेगा। और आज जितनी हमने बातें स्टार्टिंग में की उतनी हम कल से करने भी वाले, मुद्दे की बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जहां पे आप लोगों को दिक्कत आएगी वहां पे मैं फिर से रिपीट करवा दूंगी, ठीक है? डन? चलो। तो प्लांट ब्रीडिंग का मतलब हमने बोला ये एक ऐसा आर्ट या साइंस है जहां पर पौधे के जेनेटिक आर्किटेक्ट को चेंज किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए। वो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। वो ऑब्जेक्टिव हाई यील्ड का भी हो सकता है, ठीक है? वो ऑब्जेक्टिव हाई क्वालिटी का भी हो सकता है। वो ऑब्जेक्टिव डिजीज रेजिस्टेंसी का भी हो सकता है। और ये ऑब्जेक्टिव पर्सन टू पर्सन या ग्रोअर टू ग्रोअर वेरी करता है। डन? हिंदी में भी देख लेते हैं। पौध प्रजनन एक ऐसी कला या विज्ञान है जहां पे हमें पौधों की आनुवांशिक संरचना में बदलाव लाना है, जिसके जरिए हम किसी विशेष उद्देश्य, जो मैं चाहती हूं कि मेरा पौधा इस तरीके से बिहेव करे, तो वो हम पौध प्रजनन के जरिए एक पौधे में ला सकते हैं। अब प्लांट ब्रीडिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो करते हैं। ऑब्जेक्टिव में मैंने बोला यार ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। आपका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि आपने जो घर पे पौधे लगाए हैं उसकी यील्ड अच्छी हो। आपका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि यार आपने मटर लगाया है, गेहूं लगाया, कुछ भी लगाया, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। आपका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि यार हम सोरगम लगाते हैं, सोरगम में ना एक टॉक्सिक केमिकल बनता है, मैं चाहती हूँ सोरगम में वो टॉक्सिक केमिकल बने ही ना। तो वो भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि यार मैंने ना मटर का पौधा लगाया था, मटर का पौधा मान लो 70 दिन में हमें मटर दे रहा है, 70 दिन में पूरा अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि मटर का पौधा 60 दिन में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करे, तो वो भी हम प्लांट ब्रीडिंग के जरिए से ला सकते हैं। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हम प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से एक पौधे में ला सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, इंक्रीज यील्ड, उपज को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने राइस में डीजीवूजेन जीन डाली थी यील्ड बढ़ाने के लिए, और वीट में नॉरिन 10 जीन डाली थी सो दैट उसकी यील्ड बढ़ सके, सो दैट वीट में यील्ड बढ़ सके। और टू इंप्रूव द क्वालिटी, मैं चाहती हूं मैंने घर पे राइस लगाई है, वीट लगाई है, दालें लगाई हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो।
तो उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए भी मैं पौध प्रजनन कर सकती हूँ। अलग-अलग मेथड्स होते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के, अलग-अलग मेथड्स होते हैं प्लांट ब्रीडिंग के, जो हम अपकमिंग क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। डन? ओके? मैं चाहती हूँ कि यार सोरगम में ना एक केमिकल होता है HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड। वो केमिकल की वजह से ना अगर सोरगम की पत्तियों को कोई एनिमल खा रहा है तो वो मर जा रहे थे। तो मैं चाहती हूँ वो केमिकल नहीं बने सोरगम में। तो वो भी मैं पौध प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग के जरिए ला सकती हूँ। लेथेरोजन केमिकल इन लेथेरस सटाइवस। लेथेरस सटाइवस में केमिकल बनता है लेथेरोजन। वो भी टॉक्सिक होता है, वो भी हानिकारक होता है हमारे लिए, प्लांट्स के लिए। तो हम चाहते हैं कि भाई वो केमिकल बने ना, वो केमिकल बने ही ना लेथेरस में। तो उसके लिए भी हम ब्रीडिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी हम पौध प्रजनन कर सकते हैं, जिसके जरिए पौधे में वो केमिकल बनना बंद हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो प्लांट ब्रीडिंग के जरिए लाए जा सकते हैं। रेजिस्टेंट टू एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेसेस। बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस के प्रति रेजिस्टेंसी। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, लिविंग फैक्टर में जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मैं बोल रही हूँ कि मेरे पौधे में ना लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा लग रहे हैं, बैक्टीरिया लग रहा है, फंजाई लग रहा है, वायरस लग रहा है, जो मेरे पौधों में बीमारी कॉज कर रहे हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग के जरिए हम पौधों को रेजिस्टेंट बना सकते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब होता है उनमें ये क्षमता आ जाती है कि अगर कोई बैक्टीरिया उस पौधे को लगेगा तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। जिसे हम लोग बोलते हैं ना यार हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस बीमारियां कॉज करते हैं। हम बोलते हैं ना यार वायरल फ्लू है ये, है ना, कि वायरस की वजह से हुआ होगा ये। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पौधे में बीमारियां कॉज करते हैं। तो मैं चाहती हूँ ऐसा पौधा मेरे खेत में उगे जिनमें ये बीमारियां, जिनमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगे, लगे भी तो उनको कोई फर्क ना पड़े, रेजिस्टेंसी शो करे। वो रेजिस्टेंसी का मतलब होता है कि फर्क ना पड़ना, कि अगर पौधे पे फंजाई लगी भी तो है तो वो बीमार नहीं होगी, वो बीमार नहीं होगी। जैसे हम लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, कहीं कहीं भी छोड़ दो उनको, सर्दी गर्मी ठंड कहीं भी को छोड़ दो, वो बीमारी नहीं होते हैं। तो उन लोगों को बड़ा घमंड होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे भी वही है कि पौधों का जो पौधों में जो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई की वजह से बीमारी होनी थी, अब पौधे में वो नहीं हो रही है, क्योंकि पौधा बन गया अब हार्ड, रफ एंड टफ बन गया है। वो बोल रहा है कि भाई कोई भी वायरस आ जाए, कोई भी फंजाई आ जाए, मुझ में बीमारियां नहीं होगी, क्योंकि मुझ में ब्रीडिंग हुई है, मैं ब्रीडिंग के जरिए पैदा हुआ हूँ, मैं प्लांट ब्रीडिंग के जरिए बना हूं। तो बायोटिक जो स्ट्रेसेस है, बायोटिक स्ट्रेसेस का मतलब होता है ऐसा स्ट्रेस जो वायरसेस दे रहे हैं पौधे को। वायरस ने बोला मैं इस पौधे को मार दूंगा, बट पौधा बोल रहा है कि मैं तो स्ट्रांग हूं, तू तू मर जाएगा बट मैं नहीं मरूंगा। तो बायोटिक स्ट्रेसेस के प्रति रेजिस्टेंसी भी प्लांट ब्रीडिंग के जरिए लाई जा सकती है। दूसरा आ जाता है ए बायोटिक स्ट्रेसेस। ए बायोटिक स्ट्रेसेस का मतलब होता है एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस का क्या मतलब हुआ? या तो ऐसा हो सकता है कि ज्यादा टेम्परेचर है, या लो, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है, या किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो पौधे को नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, तो अगर उसको वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते तो पौधा डेफिशिएंसी शो करता है। पौधा बोलता है कि मुझे डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है, तुमने मुझे नाइट्रोजन नहीं दिया, तुमने मुझे फास्फोरस नहीं दिया, तुमने मुझे पोटेशियम नहीं दिया, ठीक है। बट प्लांट ब्रीडिंग के जरिए पौधों में रेजिस्टेंसी लाई जा सकती है इन चीजों के प्रति भी। मान लो एक पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो गई, उसमें उस कमी की वजह से कोई ना कोई सिम्टम तो आएगा कि पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, अच्छे से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब पौधा बोल रहा है मैं प्लांट ब्रीडिंग के जरिए बनाऊं तो मैं इन एबायोटिक स्ट्रेसेस के प्रति भी रेजिस्टेंसी शो कर रहा हूं। मुझे नहीं पड़ रहा फर्क ज्यादा कि मेरे अराउंड बहुत ज्यादा टेम्परेचर है या बहुत कम टेम्परेचर है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो अब रफ एंड टफ बन चुका हूं। तो पौधे में बायोटिक स्ट्रेसेस और एबायोटिक स्ट्रेसेस के प्रति रेजिस्टेंसी लाई जा सकती है प्लांट ब्रीडिंग के जरिए। पौधे को अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके अराउंड कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या उसके अराउंड कोई अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है। कभी कभी होता नहीं कि पौधे को हमने पानी नहीं दिया, वो सूख के मर गया, तो पौधा बोलेगा मैं रफ एंड टफ हूं, तुम मुझे
ज्यादा पानी नहीं भी दोगे तब भी मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट ब्रीडिंग के जरिए पौधे में लाई जा सकती हैं। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट ब्रीडिंग के जरिए पौधे में लाई जा सकती हैं। इज इट क्लियर बच्चों? बोलो बोलो शाबाश। क्या इतनी चीजें क्लियर है भाई अभी तक? आज का लेक्चर हमारा, अगेन मैं बोल रही हूँ, बेसिक सा लेक्चर होगा, सो दैट आपको इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर एक मतलब नॉलेज मिल सके, प्रॉपर एक आइडिया लग सके कि हम करने क्या वाले हैं, पढ़ने क्या वाले हैं सब्जेक्ट में। ठीक है, चलो, शर्माना नहीं है, घबराना भी नहीं है। जब बच्चे स्टार्टिंग में नए नए आते हैं तो वो रिप्लाई नहीं करते हैं। आई नो दैट कुछ को झिझक होती है कि मैडम क्या बोल देगी, कुछ को डर होता है, कुछ को नर्वसनेस होता है। ठीक है, तो वो झिझक नहीं रखनी है। व्हाट अबाउट पीपीटी? पीपीटी भी मिल जाएगी बच्चों आपको। इस क्लास के बाद मैं आपको भेज दूंगी ये जो मैंने लिखी हुई है ये भी, और A4 साइज नोट्स भी आपको मिलेंगे जिसमें डिटेल लिखा होगा। ठीक है, और ये पीपीटी भी एज इट इज जो ये लिखा है वो भी आपको होगा, और जो यहाँ पे है वो भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? जब आप लेक्चर खोलोगे ना, जैसे ये लेक्चर हो गया मान लो, अभी मैंने डाली नहीं है पीपीटी, तो मैं डाल दूंगी तब। तो आप इस लेक्चर पे जाओगे, उस लेक्चर के नीचे ना आपको ऐसा सा एरो दिखेगा, उस एरो पे जाना है आपको। उस एरो पे आपको 2 पीपीटी मिलेंगी, एक होगी A4 साइज, एक होगी ये वाली पीपीटी। तो 2 नोट्स आपको मिलेंगे, एक ये वाली, एक A4 साइज वाली, जिसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। ठीक है, इसको नहीं करवा सकते आप प्रिंट आउट, करवाने को करवा सकते हो बट इसमें ज्यादा पेजेस लगेंगे, तो इसीलिए हम A4 साइज शीट्स में सारा प्रॉपर आपको नोट्स बनाते हैं, सो दैट अगर आप किसी को प्रिंट आउट करवाना तो वो प्रिंट आउट करवा सकता है। ठीक है, चलो, डन? इज इट क्लियर? बोलो भी शाबाश। क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई? अब उसके बाद चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैं चाहती हूं कि यार मटर का पौधा, मेरे घर पे मटर का पौधा लगा हुआ है, मैंने बोला मटर का पौधा यूजुअली 70 से 80 दिन में हमें मटर खाने को दे देता है। मैंने मटर का पौधा लगाया होता तो 70 से 80 दिन में मुझे मटर खाने को मिल जाएंगे उस पौधे से। अब क्या हो रहा है? अब मैं बोल रही हूँ कि यार मेरे को पता चल गया प्लांट ब्रीडिंग का, तो मैं प्लांट ब्रीडिंग के जरिए इस मटर को 60 दिन में भी हार्वेस्ट कर सकती हूँ। मतलब यहाँ पे अगर मुझे 70 से 80 दिन में मटर खाने को मिल रहे थे, मटर की फलियां मिल रही थी, प्लांट ब्रीडिंग के जरिए मैं मटर की फलियों को 60 दिन में ही ला सकती हूँ और खा सकती हूँ। तो मतलब अगर मुझे अर्ली मैच्योरिटी चाहिए, अर्ली मैच्योरिटी का मतलब है अगर मैं चाहती हूं कि जो भी फसल मैंने लगाई है वो जल्दी परिपक्व हो, वो जल्दी मैच्योर हो जाए, तो उसके लिए भी हम प्लांट ब्रीडिंग करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी हम प्लांट ब्रीडिंग करवा सकते हैं। डन? इज इट क्लियर? चलो, तो मैच्योरिटी वाला पॉइंटर क्लियर हो गया। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मैच्योरिटी ड्यूरेशन को भी प्लांट ब्रीडिंग के जरिए लाया जा सकता है। अगला है फोटो इनसेंसिटिविटी एंड थर्मो इनसेंसिटिविटी। अब इसका मतलब देखो क्या होता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो लाइट को लेके और जो टेम्परेचर को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि टेम्परेचर अगर थोड़ा भी ज्यादा हो गया वो मर जाएंगे, टेम्परेचर अगर थोड़ा भी कम होगा तो वो मर जाएंगे। थर्मोसेंसिटिव बोला जाता है उनको, थर्मोसेंसिटिव उनको बोला जाता है। ठीक है, थर्मो सेंसिटिव। थर्मोसेंसिटिव का मतलब होता है टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिविटी, टेम्परेचर के लिए सेंसिटिविटी, मतलब टेम्परेचर के प्रति उसमें रेजिस्टेंस ही नहीं होगी। ऐसा पौधा मान लो जो 30 डिग्री पे ग्रो होता था, अगर 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा वो पौधा मर जाएगा। वो पौधा बोलेगा मैं टेम्परेचर की वेरिएशन को सहन ही नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। आप लोग देखना कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ भी खा पी ले तो वो बीमार हो जाते हैं। तो थर्मोसेंसिटिव का भी यही मतलब है। ऐसे पौधे अगर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर उनको चाहिए उससे थोड़ा भी ऊपर नीचे टेम्परेचर हो गया, वो बीमार हो जाते हैं, वो मरने लग जाते हैं। उनको बोला जाता है थर्मोसेंसिटिव। और इसी तरीके से दूसरा होता है फोटोसेंसिटिव। फोटोसेंसिटिव का भी मतलब ये होता है लाइट के प्रति सेंसिटिविटी। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि यार हमें तो लंबे दिन चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमें लंबी नाइट टेम्परेचर चाहिए, नाइट ड्यूरेशन चाहिए। मतलब स्पेसिफिसिटी बहुत है कि भाई हमें तो लंबे दिन चाहिए, कोई पौधे बोल रहे हमें तो लंबे रातें चाहिए। तो अगर मान लो कोई ऐसा पौधा है जिसको लंबे दिन चाहिए, अगर हमने उसको
लंबे दिन के बजाय लंबे राइट नाइट्स दे दी, तो वो पौधा कहीं न कहीं उसकी प्रोडक्शन, कहीं न कहीं उसकी यील्ड जो है वो कम होने लग जाएगी। तो इन्हीं तरीके के पौधों को बोला जाता है फोटो सेंसिटिव, जो एक स्पेसिफिक डे ड्यूरेशन में या स्पेसिफिक नाइट ड्यूरेशन में ही अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। अगर थोड़ा भी वेरिएशन हो जाए तो वो हड़बड़ाने लग जाते हैं, पौधा मरने लग जाता है। तो टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिविटी और लाइट के प्रति सेंसिटिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि थर्मो इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव का मतलब है ज्यादा सेंसिटिव नहीं होगा, एंड फोटो इनसेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव और थर्मो इनसेंसिटिव और फोटो इनसेंसिटिव पौधों को भी प्लांट ब्रीडिंग के जरिए बनाया जा सकता है। प्लांट ब्रीडिंग के जरिए बनाया जा सकता है। तो हर एक चीज प्लांट ब्रीडिंग के जरिए पॉसिबल हो सकती है। इज इट क्लियर? डन। चलो, तो अगला है नॉन शेटरिंग नेचर। नॉन शेटरिंग नेचर का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं किसको बोलूं, मेथी को ले लो या कोई उसको ले लो, सरसों को ले लो। आपने सरसों का पौधा देखा होगा, ठीक है? तो जब सरसों का बीज हम निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम सरसों के पौधे को पहले सुखाते हैं, उसके बाद वो बीज एकदम से निकलने लग जाते हैं, हमने उनको छेड़ा भी नहीं, वो निकलने लग जाते हैं बीज। तो जो सरसों का पॉड है वो खुद ही फटने लग जाता है, उसको बोला जाता है शेटरिंग, कि पॉड खुद ही फटा और सीड बाहर खुद ही निकल गया। ठीक है? तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम नहीं चाहते ऐसा हो। मेरे खेत बहुत दूर थे, 1 किलोमीटर दूर मेरा खेत था, मैंने वहां पे सरसों लगाया हुआ था, तो मेरे को लगा वहां से सरसों मैं अपने घर पे लेके आऊंगी। तो सरसों के पॉड फटने लग गए और आधी सरसों मेरी रास्ते में ही कहीं क्या बोलते हैं, रास्ते में ही निकल गई उन पॉड से। तो मैं चाहती हूँ कि यार ऐसे पॉड होते ही वो फटते ना, जब मैं उनको डंडे से मारूं, डंडे से पीटूं, तभी वो पॉड फटे। तो नॉन शेटरिंग प्रॉपर्टी उसको बोला जाता है। शेटरिंग का मतलब होता है फट जाना पॉड्स का, और नॉन शेटरिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है नहीं फटना। ठीक है? तो अगर मान लो कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जहां पे शेटरिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब पॉड का फटना, या जो सीड है वो बिना, मतलब आपने कुछ नहीं किया बट वो ऐसे ही खुद ही निकल रहा है। अगर ऐसा सिनेरियो है, तो अगर आप लोग चाहोगे कि आप लोग चाहोगे यार ऐसा सरसों का पौधा होता जो जब हम खुद ही उस प्लांट को पीटते तभी सरसों निकलता, उसको बोला जाता है नॉन शेटरिंग प्रॉपर्टी। तो नॉन शेटरिंग प्रॉपर्टी को भी प्लांट ब्रीडिंग के जरिए लाया जा सकता है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, नॉन शेटरिंग नेचर। जैसे ग्राम, जैसे मटर ही ले लो, ग्राम ले लो। ग्राम के जो पौधा होता है, जो चने का पौधा होता है, उसको सुखाया जाता है, उसके बाद जो पॉड है, जो फली, उसको छील के ये मिलता है, चना मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इतना सूख गया है पौधा, कभी कभी फील्ड में ही इतना सूख जाता है पौधा, जब आप उन पौधों को निकालते हो तो निकालते वक्त ही वो चने आधे फील्ड में ही गिर जाते हैं। तो आप नहीं चाहते कि यार ऐसा हो, आप चाहते हो कि मैं घर पे जाऊं, आराम से उसको कूटूं और उसके बाद वो चना निकले। तो आप चाहते हो जो पौधा है ग्राम का, जो चना का पौधा है, वो उसमें नॉन शेटरिंग प्रॉपर्टी आए। ठीक है? कि वो खुद ही फट के बीज बाहर ना निकाले, वो नॉन शेटरिंग प्रॉपर्टी उसमें आए, तो वो भी प्लांट ब्रीडिंग के जरिए लाई जा सकती है। डन? ओके। आफ्टर दैट, सिंक्रोनस मैच्योरिटी। सिंक्रोनस मैच्योरिटी का मतलब होता है, सिंक्रोनस का मतलब होता है एक टाइम पे। जैसे बहुत सारे लोगों ने यार कॉलेज कॉलेज अभी तो आप, हाँ, कॉलेज या स्कूल में डांस प्रैक्टिस की होती है, या सिंगिंग, कुछ भी है, खेलना कूदना सब करते हैं। ठीक है? तो जब आप डांस करते हो या ग्रुप सॉन्ग गा रहे हो, तो हम बोलते हैं ना सिंक बैठना चाहिए। सिंक बैठना चाहिए मतलब अगर मैं ग्रुप सॉन्ग गा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी आवाज अलग ही जा रही है, मेरे बगल वालियों की आवाज अलग ही जा रही है। एक सिंक बैठाना पड़ेगा, एक तालमेल बिठाना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम ग्रुप डांस कर रहे हैं, तो स्टेप अगर ऐसा है तो सभी का स्टेप ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई कुछ और ही कर रहा है। तो हम बोलते हैं यार सिंक बैठना चाहिए, कि तालमेल बैठना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए सब कुछ, की अगर मैं ऐसे कर रही हूं तो दूसरा बंदा भी ऐसे ही करना चाहिए उसको। तो सिंक्रोनस का मतलब होता है एक टाइम पर, एक टाइम पर एक जैसा। तो पल्सेस में क्या होता है,
पल्सेस दालों में क्या होता है कि मैच्योरिटी, जो पॉड्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर करती हैं कि ये वाला दाल अलग टाइम पे मैच्योर कर रही है, ये अलग में, ये अलग में। हम चाहते हैं यार एक ही टाइम पे किस्सा खत्म हो जाए, एक ही टाइम पे सारी पक जाए, एक ही टाइम पे सारी पक जाए, तो उसको बोला जाता है सिंक्रोनस मैच्योरिटी। तो सिंक्रोनस मैच्योरिटी को भी लाया जा सकता है प्लांट ब्रीडिंग के जरिए। सिंक्रोनस मैच्योरिटी को भी प्लांट ब्रीडिंग के जरिए लाया जा सकता है। तो सिंक्रोनस मैच्योरिटी का मतलब होता है मैच्योरिटी एट सेम टाइम, कि जब कोई भी क्रॉप सेम टाइम पे मैच्योर करे, उसको बोला जाता है सिंक्रोनस मैच्योरिटी, जो प्लांट ब्रीडिंग के जरिए लाई जा सकती है। इज इट क्लियर बच्चों? विजय क्लियर हो गया भाई? बोलो बोलो शाबाश। मनवेंद्र, सॉरी सॉरी, मनवेंद्र क्लियर हो गया बच्चे? बोलो बोलो शाबाश। क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को? बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्लांट ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो प्लांट ब्रीडिंग के जरिए लाए जा सकते हैं। यील्ड बढ़ाई जा सकती है, क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है, टॉक्सिन केमिकल्स को एलिमिनेट किया जा सकता है पौधे से, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस के प्रति रेजिस्टेंसी लाई जा सकती है, मैच्योरिटी ड्यूरेशन को चेंज किया जा सकता है, फोटो इनसेंसिटिव और थर्मो इनसेंसिटिव प्लांट्स को बनाया जा सकता है, और पौधों में नॉन शेटरिंग प्रॉपर्टी लाई जा सकती है, और सिंक्रोनस मैच्योरिटी भी लाई जा सकती है। हर एक चीज पॉसिबल है प्लांट ब्रीडिंग के जरिए। अब आगे आता है प्लांट ब्रीडिंग का एक अनदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे अभी पढ़ो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ो, हर एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। मेरी मानो अगर आप जो भी चीजें हम पढ़ेंगे उनके नोट्स बहुत अच्छे से बना लेना, क्योंकि ये नोट्स आपके आगे तक काम आएंगे। ठीक है, हम कंपटीशन को भी पढ़ाते हैं, हम एंट्रेंस एग्जाम्स को भी पढ़ाते हैं, तो वी नो दैट कहाँ से चीजें पूछी जा सकती हैं, क्या पूछी जा सकती हैं। तो हर एक चीज बहुत अच्छे से आपको नोट्स में लिखनी है, हर एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर। चलो, अब इसी में आ जाता है जर्म प्लाज्म। देखो जर्म प्लाज्म का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को। जर्म प्लाज्म अरे क्या हो रहा है, देखो मान लो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मेरे पास एक वीट की स्पीशीज ट्रिटिकम एस्टाइवम, हाँ ट्रिटिकम एस्टाइवम, ठीक है, ये वीट की, गेहूं की एक स्पीशीज है। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यार वीट की बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज हैं, वीट की बहुत सारी अलग अलग वेराइटी हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कल्याण, सोना, सोनालिका एंड सो ऑन, बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज हैं। मैंने बोला ये है वीट की एक वेराइटी, वेराइटी 1, ये है वीट की दूसरी वेराइटी, ये है वीट की तीसरी वेराइटी, यार बहुत सारी वेराइटीज हैं वीट की, एस्टाइवम की, एस्टाइवम स्पीशीज की। ठीक है, अब जर्म प्लाज्म का मतलब होता है अब ये वेराइटी है, इसमें जीन्स होंगी, अपनी जीन्स होंगी, वेराइटी 2 में अपनी जीन्स होंगी, वेराइटी 3 में अपनी अलग जीन्स होंगी। इन सारी जीन्स के सम को बोला जाता है जर्म प्लाज्म। इन सारी जीन्स के सम को बोला जाता है जर्म प्लाज्म। तो अगर आपसे कोई पूछे जर्म प्लाज्म का क्या मतलब है, तो आप लोग बोलोगे सम ऑफ ऑल जीन्स, sum of all genes of a species। ये मैंने बहुत ही बेसिक भाषा में आपको बताया है। सम ऑफ ऑल जीन्स ऑफ अ स्पीशीज, एक स्पीशीज है ट्रिटिकम एस्टाइवम, एक स्पीशीज में जितनी भी जीन्स आती हैं उन जीन्स के सम को बोला जाता है जर्म प्लाज्म। उन जीन्स के सम को बोला जाता है, टोटल को बोला जाता है जर्म प्लाज्म। ऐसे भी नहीं समझ आया, मान लो हम ह्यूमंस सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, होमो सेपियन सेपियन। मैं हूं, मुझ में अलग जीन्स है,
मनवेंद्र है उसमें अलग जीन्स है, विजय है उसमें अलग जीन्स है, और इस तरीके से बाकी जो बच्चे उनमें अलग जीन्स हैं। मेरी जीन्स, मनवेंद्र की जीन्स, विजय की जीन्स, हम सभी लोगों की जीन्स को अगर एक नाम देना हो कलेक्टिवली तो उसको बोला जाएगा जर्म प्लाज्म। उसको क्या बोला जाएगा? जर्म प्लाज्म बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाता है? जर्म प्लाज्म। बहुत सारी बुक में जर्म प्लाज्म अलग अलग तरीके से लिया जाता है। कहीं कहीं लिखा होता है सोर्सेज ऑफ जीन। अगर मेरा जीन का सोर्स, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी बॉडी में जीन का सोर्स क्या है, मेरा एग। अगर लड़का है तो लड़के में स्पर्म है, वहीं से आगे जीन्स जा रही हैं। ठीक है, वो याद नहीं रखना है, ये आप लोग याद रखो। जर्म प्लाज्म का मतलब होता है एक स्पीशीज, जैसे ट्रिटिकम एस्टाइवम है, इसमें बहुत सारी वैरायटी है। वीट की आप लोग भी पढ़ते हो, बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज होती हैं। उन वैरायटीज की जीन अलग अलग होंगी, ऐसा तो है नहीं कि हर वैरायटी की जीन सेम होंगी। तो हर वैरायटीज की जो जीन्स हैं उसके समूह को, उसके सम को, उसके टोटल को बोला जाता है जर्म प्लाज्म। उसके टोटल को क्या बोला जाता है? जर्म प्लाज्म बोला जाता है। तो जर्म प्लाज्म, सम ऑफ ऑल जीन्स ऑफ अ स्पीशीज इज नोन एज जर्म प्लाज्म। जैसे मैंने आपको हम ह्यूमंस का एक भी एग्जांपल दिया, हम ह्यूमंस होमो सेपियन सेपियन को बिलोंग करते हैं स्पीशीज, और मेरी जीन्स अलग हैं, आप लोगों की जीन्स अलग हैं। अगर कलेक्टिवली नाम देना हो तो उसको जर्म प्लाज्म बोला जाएगा। डन। यहां पे नाम ये याद रखना है, एक स्पीशीज की जीन्स। अब वीट की और भी स्पीशीज होती है, ट्रिटिकम ड्यूरम होता है, मोनोकोकम होता है, उनकी बात नहीं कर रहे हम सिर्फ एस्टाइवम की बात कर रहे हैं। ट्रिटिकम एस्टाइवम की जितनी भी वैरायटीज हैं, उनके जीन्स के टोटल को जर्म प्लाज्म बोला जाता है। दैट्स इट। एक स्पीशीज में पाई जाने वाली अलग अलग जीन्स के सम को जर्म प्लाज्म बोला जाता है। इज इट क्लियर बच्चों? बोलो भी शाबाश। क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताएंगे मुझे, बताओ बताओ, शाबाश, बोलो बोलो। जर्म प्लाज्म के साथ एक और टर्म आती है, जीन पूल। इसको भी यहीं पे समझ लेते हैं। जीन पूल में थोड़ा सा डिफरेंस है। सम ऑफ जीन्स ऑफ स्पीशीज एंड इट्स रिलेटेड स्पीशीज। देखो, अब जैसे हम बोलते हैं ना, एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर भी आता है, फिशरी भी आता है, तो हम बोलते हैं एग्रीकल्चर एक बड़ी टर्म है, ब्रॉड टर्म है, और उसके अंदर ही हॉर्टिकल्चर आ रहा है, फॉरेस्ट्री आ रहा है। उसी तरीके से जीन पूल जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर ही जर्म प्लाज्म आता है, उसके अंदर ही जर्म प्लाज्म आता है। जर्म प्लाज्म में मैंने एक स्पीशीज की बात करी, एक स्पीशीज में जितनी भी जीन्स थी उनके टोटल को हमने जर्म प्लाज्म बोला। जीन पूल का मतलब यह होता है कि अब यहां पे एक स्पीशीज की ही बात नहीं हो रही, एक स्पीशीज की, एक क्रॉप की बात हो रही है, और उससे रिलेटेड स्पीशीज की बात हो रही है। अगर मैं वीट की बात करूं तो वीट का नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टाइवम के साथ साथ ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम मोनोकोकम, इन सभी के जीन के सम को जीन पूल बोला जाता है। यहां पे हम सिर्फ ट्रिटिकम एस्टाइवम की बात कर रहे थे, पर यहां पे हम रिलेटेड स्पीशीज, उस क्रॉप की रिलेटेड स्पीशीज के बारे में भी बात कर रहे हैं। हमें पता है कि वीट की बहुत अलग अलग स्पीशीज होती हैं, ड्यूरम होता है, मोनोकोकम होता है, स्फेरोकोकम होता है। तो उस क्रॉप की स्पीशीज, जितनी भी रिलेटेड स्पीशीज हैं, वो सारी की सारी चीजें जीन पूल में इंक्लूडेड होती हैं। और अगर हम सिर्फ जर्म प्लाज्म की बात करें, जर्म प्लाज्म में एक ही स्पीशीज का जिक्र होगा। तो जर्म प्लाज्म में छोटी टर्म, यहाँ पे एक ही स्पीशीज की बात हो रही है, और यहाँ पे सारी स्पीशीज की बात हो रही है क्रॉप की। डन? इज इट क्लियर? बोलो भाई शाबाश। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? बताओ बताओ। चलो डन है। अब देखो डेफिनेशन पे आते हैं। जर्म प्लाज्म का मतलब क्या है? द सम टोटल ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल।
हेरिडिटरी मटेरियल मतलब जीन्स। हेरिडिटरी मटेरियल क्यों बोला? क्योंकि हमारी बॉडी में जो जीन्स हैं वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही हैं, ठीक है? तो सम टोटल ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। तो सम टोटल ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ स्पीशीज, एक स्पीशीज में जितनी भी जीन्स हैं उसके सम को जर्म प्लाज्म बोला जाता है, उसके सम को जर्म प्लाज्म बोला जाता है। और जीन पूल में स्पीशीज के साथ साथ रिलेटेड स्पीशीज भी लिखा हुआ होगा, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। डन, चलो बढ़े आगे भाई। बोलो बोलो शाबाश, क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई? 1 सेकेंड ना, 1 मिनट। ओके चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा अभी तक? प्लांट ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और जर्म प्लाज्म का क्या मतलब होता है, और बस इतना पढ़ा हमने। अब जो ये जर्म प्लाज्म है, जो ये जीन्स हम बोल रहे हैं कि जीन्स के सम को बोला जाता है जर्म प्लाज्म, ये जर्म प्लाज्म जो है वो अलग अलग तरीके का होता है। आप लोगों से पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय जर्म प्लाज्म, और अलग अलग तरीके के जर्म प्लाज्म के बारे में आपको बताना है, ठीक है? तो एक दो जर्म प्लाज्म के बारे में आज पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है लैंड रेसेस। ये सारे जो हैं वो जर्म प्लाज्म के टाइप हैं। लैंड रेसेस, ऑब्सोलीट कल्टीवार्स, एडवांस्ड ब्रीडिंग लाइंस, वाइल्ड फॉर्म, मॉडर्न कल्टीवार्स एंड म्यूटेंट्स। ये सारे के सारे जो नाम यहाँ पे है ये जर्म प्लाज्म का काम कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम ये इसमें बोलेंगे कि कहीं ना कहीं हम जीन्स की बात करेंगे, पौधों की जीन्स की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लैंड रेसेस की बात करें तो आप लोग देखना, जब अ, आप जिस भी जगह को बिलोंग करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर होगी जहाँ पे देसी वैरायटी होंगी। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ सब्जी की देसी वैरायटी होगी, किसी अनाज वाली फसल की देसी वैरायटी होगी। जैसे अगर मैं अपनी जगह की बात करूं, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो वहां पे खीरे की अलग अलग वैरायटीज है। 1 सेकेंड यार, सॉरी। हाँ। जैसे खीरे की अलग अलग वैरायटीज हैं। देसी वैरायटी होती है कि एक ऐसा खीरा जो बहुत बड़े साइज का होता है। ठीक है? तो लैंड रेसेस का मतलब मैं ये बता रही थी आपको कि हमारे जो अलग अलग रीजन्स हैं, हम अलग अलग रीजन्स में पढ़ते हैं कि यार देसी वैरायटी है, देसी वैरायटी है। जिसमें आपको अपने रीजन की बता रही थी कि यार खीरा की ना देसी वैरायटी होती है, इतना बड़े साइज का खीरा बनता है। मैं ऐसे एग्जैजरेट नहीं करी, खींच नहीं रही हूँ बात को, बट लिटरली इतने साइज का खीरा मिलता है। और यार, हेलो, हाँ जी, कब से ये सब्जी की दुकान होगी? तो बाहर निकलो ना, उसको कैसे पता चलेगा? लड़का है।
ओके। तो यार सॉरी यार, मेरा ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्सल आना था, सुबह से ये परेशान कर रहा है मुझे, बट पार्सल नहीं दिया है अभी तक। चलो, तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि जैसे हमारे यहाँ पे खीरा बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के मिलते हैं, ठीक है? देसी वैरायटी होती है वो। तो लैंड रेसिस का मतलब है देसी वैराइटीज़, जो हमारे पूर्वज बहुत समय से उगा रहे हैं। देसी वैरायटी का मतलब होता है जैसे अगर मान लो हमारे दादा-परदादा जो थे, जब मान लो अगर मैं खीरे की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने देखा होगा कि भाई ये खीरा है, ठीक है? इसको खाया जा सकता है। तो जो लैंड रेसेस होते हैं वो नेचुरली उगते हैं, नेचुरली लगते हैं। ऐसा नहीं कि उसको हमने बनाया है, ठीक है? जैसे आजकल हम बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको हमने बनाया है। तो लैंड रेसेस का मतलब है ऐसे कल्टीवार्स जो नेचुरली उगते हैं और जनरेशन आफ्टर जनरेशन फार्मर्स ने उसको लगाया है, ठीक है? तो इसी को लैंड रेसेस बोला जाता है। इज इट क्लियर बच्चों? बोलो भाई। चलो, यार बहुत फ्लो ही खराब हो गया मेरा, क्या बोलूं मैं। तो फिर लैंड रेसेस में मैं बोल रही थी, जो देसी वेराइटीज होती हैं जो हमारे दादा परदादा लगाया करते थे, वो नेचुरली ग्रो होती है। ऐसा नहीं होता कि हमने कोई इंप्रूवमेंट उसमें की है। नेचुरली वो वेराइटीज ग्रो हो रही है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसको लगाया जा रहा है। उसी को लैंड रेसेस बोला जाता है या प्रिमिटिव कल्टीवार्स बोला जाता है। तो यहां पर भी यही लिखा गया है, प्रिमिटिव कल्टीवार्स का ये मतलब है कि ऐसे कल्टीवार्स विच वर सेलेक्टेड एंड कल्टीवेटेड बाय फार्मर्स, जिसको फार्मर ने सेलेक्ट किया और बार बार जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसको लगाया जा रहा है, तो इसी को लैंड रेसिस बोला जाता है। तो इन शॉर्ट आप लोग ये बोल सकते हो कि लैंड रेसिस को देसी वैरायटी बोला जाता है। तो यहां पे आप लोगों ने लिखना है लैंड रेसिस इज इक्विवेलेंट टू द देसी वेराइटीज। लैंड रेसिस को देसी वैरायटी भी बोला जा सकता है, जो नेचुरली उगती थी और हमारे जो फार्मर्स थे उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया कि भाई इसको खाया जा सकता है, और उन्होंने उसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन लगाया 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 और अभी भी लगाया जा रहा है। जैसे अगेन, जैसे मैंने आपको बोला कि आप जिस भी रीजन के हो, हर जगह पे कोई ना कोई ऐसी फसल होती है, कोई ना कोई ऐसी सब्जी होती है जिसको, जो देसी होती है, जिसका अलग ही स्वाद होता है, या जो जो मार्केट में हमें सब्जियां मिलती है उससे अलग होती हैं। तो ठीक है, इसी को लैंड रेसेस बोला जाता है। ये आपको क्या बोलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है? ऐसे कल्टीवार्स को क्या बोला जाता है जो नेचुरली उगते थे और जिनको फार्मर जनरेशन आफ्टर जनरेशन लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उनको लैंड रेसेस बोला जाता है। डन बच्चों? इज इट क्लियर? गॉट इट? बोलो भी शाबाश। और आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, आई नो दैट डिस्टर्बेंस हो जाते हैं बच्चे, बट आई एम सो सॉरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए अदरवाइज मैं उठाती नहीं हूँ फोन क्लास में, ठीक है? चलो, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो लैंड रेसेस में हमने बोल दिया देसी वैरायटी जो नेचुरली लगती थी, जिसको हमारे दादा परदादा या फार्मर्स उस टाइम से लगा रहे हैं और आज तक लगा रहे हैं, आज तक ये उग रही है, ठीक है? डन। इसके साथ आ जाता है ऑब्सोलीट कल्टीवार्स। इसके साथ क्या आ जाता है? ऑब्सोलीट कल्टीवार्स। ऑब्सोलीट कल्टीवार्स का मतलब होता है, जैसे मान लो ये कोई वीट की एक वैरायटी थी, जैसे आप लोगों ने वीट की वैरायटी कल्याण सोना सुना होगा या सोनालिका सुना होगा। आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि ये वैरायटी बहुत पहले बहुत प्रचलित थी। जब हम लोग भी छोटे थे तो हमने इनके बारे में सुना हुआ होता था, कल्याण सोना, सोनालिका, ठीक है? पर क्या आजकल आप लोग इन वैरायटीज के बारे में सुनते हो? क्या आजकल आप लोग अपने घर पे कल्याण सोना या सोनालिका लगा रहे हो? बहुत रेयर। अगर लगा भी रहे हो तो उसका कोई इंप्रूव्ड वर्जन लगा रहे हो। तो ऑब्सोलीट कल्टीवार्स ऐसे कल्टीवार्स होते हैं, कल्टीवार का मतलब इन शॉर्ट वैरायटी, ऐसे पौधे जो पुराने टाइम पे बहुत प्रचलन में थे, पुराने टाइम पे बहुत प्रचलन में थे क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, पर
आज की डेट में इनको नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि आज की डेट में जो मॉडर्न वैरायटीज हैं उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया है। आप लोग खुद सोचो यार, आप लोग खुद सोचो। एक वैरायटी थी जो हमारे दादा परदादा के टाइम पे बहुत अच्छे ग्रो कर रही थी, उसके बाद और भी वैरायटी आई जो उनसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो जाहिर सी बात है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है वैरायटीज, उन वैरायटीज को हम लगाएंगे, ना कि भाई एक टाइम पे ये ग्रो होती थी तो इन्हीं को लगाते हैं। इनसे अच्छी मिल गई तो उन अच्छी को हम ग्रो करेंगे, है ना। तो ऐसी वैरायटीज जिसको एक पीरियड ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा लगाया जाता था क्योंकि वो अच्छी थी, बट आज की डेट में उनको नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि उनको रिप्लेस कर दिया गया है, उनको रिप्लेस कर दिया गया है नई वैरायटीज के द्वारा। तो उनको बोला जाता है ऑब्सोलीट कल्टीवार्स। लैंड रेसेस और ऑब्सोलीट कल्टीवार में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। लैंड रेसेस का मतलब है देसी वैरायटी जो नेचुरली ग्रो कर रही है, जो पहले भी ग्रो कर रही थी वो अभी भी ग्रो कर रही है। और ऑब्सोलीट कल्टीवार्स का मतलब होता है पुराने समय में जो वैरायटीज थी वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, बट आज की डेट में वो नहीं ग्रो कर रहे हैं हम उनको, क्योंकि उनसे बेहतर और भी है, तो हम उन बेहतर वाली वैरायटीज को ग्रो कर रहे हैं। तो इसी को बोला जाता है ऑब्सोलीट कल्टीवार्स या अप्रचलित किस्में बोला जाता है। ऐसी किस्में जो पहले बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थी लेकिन अब नई किस्मों द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई हैं, तो इन्हीं को अप्रचलित किस्में बोला जाता है। इज इट क्लियर? डन। लैंड रेसेस और ऑब्सोलीट कल्टीवार्स समझ में आ गए कि क्या मतलब होता है लैंड रेसेस का और ऑब्सोलीट कल्टीवार्स का? क्लियर है बच्चों? डन है बेटा? चलो ओके, तो आज के लिए इतना करते हैं, ठीक है। बाकी भी बहुत सारी चीजें इसको भी कर लेते हैं। मॉडर्न कल्टीवार्स, मॉडर्न कल्टीवार का मतलब है आधुनिक किस्में, आजकल में जो लगाई जाने वाली किस्में। जैसे हम लोग बोलते हैं यार, जैसे हमारे माता पिता बहुत ज्यादा बोलते हैं तुम तो मॉडर्न डे के हो, तो तुम्हारा जमाना तो मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। आजकल जो भी पौधा लगाया जाता है, जो भी बीज होता है, जो भी वैरायटी लगाई जाती है, उसका मेन मोटिव होता है हाई यील्ड देना, हाई यील्ड देना। ठीक है, हम ये चाहते हैं, हम आजकल क्या चाहते हैं यार, जो भी फार्मर है जस्टिफाइड है, वो जो बंदा खेती कर रहा है वो चाहेगा उसको वहां से इनकम जनरेट हो, तो वो चाहेगा कि कैसे भी करके मुझे इनकम जनरेट हो, है ना। तो इनकम जनरेट होगी अगर उसकी उपज अच्छी आएगी। तो जो आधुनिक किस्में हैं, आधुनिक किस्में का मेन ऑब्जेक्टिव होता है यील्ड अच्छी मिले, कि अगर मैंने मटर की खेती की है तो मुझे मटर की पैदावार बहुत अच्छी मिले, ताकि मैं उनको बेचूं और बहुत अच्छा पैसा मैं कमाऊं। तो जो मॉडर्न कल्टीवार्स है वो मेनली हाई यील्ड पे फोकस करता है, मेनली हाई यील्ड पर फोकस करता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ऐसी वैरायटी जो अभी लग रही है, आजकल में लग रही है, करंट लग रही है, और जिनका मेन पर्पस होता है हाई यील्ड लाना या हाई यील्ड देना, तो इसी को ही मॉडर्न कल्टीवार्स कहा जाता है, आधुनिक किस्में बोला जाता है। वर्तमान में उगाई जाने वाली उच्च उपज देने वाली किस्मों को आधुनिक किस्में कहा जाता है। डन है? सॉर्टेड बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी हो जल्दी से मुझे बताओ। आज के लेक्चर से किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो जल्दी से बताएंगे मुझे। बोलो बोलो, शाबाश, बताओ। क्लियर है? डन। विजय, स्वाति, अतुल, ठीक है, डन है। ओके, तो ये पीडीएफ पीपीटी एज इट इज मैं भेज दूंगी आपको, और एग्जिट नहीं, तो ये मैं आपको एज इट इज भेज दूंगी, और इसके साथ साथ A4 साइज नोट्स भी भेज दूंगी। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे एक बार फिर से सुन लोगे आप, क्या बोलते हैं, जहाँ पे क्लासेस शो होती है ना आपको, जैसे आप लोग अभी तो आपको नोटिफिकेशन आया होगा, जहाँ पे आपको क्लास शो होगी, ठीक है, ऐसे शो होगी पहली क्लास, क्लिक करना है उस पर, तो आपको राइट कॉर्नर पे कुछ नीचे दिखेगा, ऐसा क्रॉस सा मार्क दिखेगा, उस पे जाना है, उस पे आपको 2 पीडीएफ मिलेगी, उसमें डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आएगा, उसमें लिखा भी आता है कि कॉपीराइट का ये वो, सो पूरा एक बड़ा पैराग्राफ लिखा आता है, ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स वहां पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों मैं आप लोगों को अभी क्लास के बाद भेज दूंगी, और मेक श्योर करना है कि रिवाइज करना है डेली का डेली, और अच्छे से हो जाएगा सब। और इस बार जो ब्रीडिंग है उसका ज्यादा मतलब ज्यादा टॉपिक्स है नहीं इसमें,
तो मतलब अप्रॉक्स 35-36 क्लासेस होंगी। अच्छे से लगानी है वो सारी क्लासेस और अच्छे से सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है? डन। और एक और चीज, जब भी आप लोग वीडियो देखते हो और क्लास देखते हो, अगर आपको अच्छे से क्लासेस समझ में आती हैं तो आप 5 रेट कर सकते हो, ठीक है? आपको रेटिंग के 3 ऑप्शन आते हैं तो आप 5 रेट कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं है तो आप लोग 5 रेट कर सकते हो, ठीक है? और डाउट्स मन में नहीं रखने। आई होप मैंने कोई डाउट नहीं रखा होगा आप लोगों के मन में, तो आप लोग रेटिंग अच्छे से कर सकते हो बेटा, ठीक है? डन। चलो कल की क्लास में मिलेंगे। कल है ना क्लास? हाँ, कल की क्लास में मिलेंगे इसी टाइम पे 3 बजे, ठीक है? 3 बजे मैंने आपको स्केड्यूल भी बता दिया। पहले 3 दिन ब्रीडिंग की क्लास होगी और अगले 3 दिन हफ्ते के एंटोमोलॉजी की क्लास होगी, ठीक है? डन। चलो, और बाकी टीचर्स भी अकॉर्डिंगली अपना स्केड्यूल बता देंगे। अमन सर की कल से क्लास होगी शायद, तो वो भी अकॉर्डिंगली आपको बता देंगे सब कुछ, ठीक है? डन। ओके, थैंक यू विजय, अतुल, स्वाति, ठीक है? तो बच्चों ये था हमारा पेड बैच का क्लास 1, तो जो आपको डेमो के तौर पे दिखाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और इस तरीके से आपको कुछ क्लासेस और मिलेंगी। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता भी है यार, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बैच आ चुका है। अगर आप लोगों को भी एनरोल करना है तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि जोर शोरों से इस बैच में क्लासेस चल पड़ी है। इस बैच में बेसिकली आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस मिल रही हैं। आपको 20 सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। कुछ सब्जेक्ट्स आपके जस्ट रिकॉर्डेड हैं और कुछ सब्जेक्ट में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलने वाली हैं। और साथ साथ आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है? जैसे पीपीटी हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको क्लास में पीपीटी से पढ़ाया, वो तो मिलेगी। साथ में आपको A4 साइज नोट्स भी मिलते हैं। A4 साइज नोट्स को आप प्रिंट करवा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि हमें लैपटॉप पे अच्छे से पढ़ना नहीं है, ठीक है? हमें प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो नोट्स को आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। मैं दिखा देती हूँ किस तरीके के नोट्स आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। पीपीटी तो बच्चे मिलेगी, साथ में इस तरीके के नोट्स आपको मिल रहे हैं। देखो, ये प्लांट ब्रीडिंग एंड जर्म प्लाज्म के नोट्स हैं। आई डोंट नो ज्यादा विजिबल है, ठीक है? आई होप नाउ इट इज विजिबल। तो इस तरीके से पहले इंग्लिश में पूरे नोट्स हैं, उसके बाद देखो पॉइंट टू पॉइंट, उतना ज्यादा कम लेंथ भी नहीं है और उतनी ज्यादा लेंथ भी नहीं है, ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट, और एज इट इज अगर पेपर में लिखोगे तो आई एम डैम श्योर कि पूरे नंबर आपको टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है? एंड आफ्टर दैट इसके बाद इंग्लिश के बाद पूरा हिंदी में, देखो ये हिंदी टेक्स्ट है पूरा, ये हिंदी में, हिंदी वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में पूरा जो नोट्स है वो रहने वाला है। आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो उन नोट से, ठीक है? तो अभी भी अगर आप लोगों ने बैच में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, एनरोल कर लीजिए। अब एनरोल कैसे करना है वो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। आपको सबसे पहले अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे आप लोग मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हो तो आपको यहाँ पे आएगा सेलेक्ट योर एग्जाम। सेलेक्ट योर एग्जाम में आप लोगों को चुनना है एग्री एंड फूड साइंस। एग्री एंड फूड साइंस आप चुनोगे, उसके बाद आपको अगेन 4 ऑप्शन आएंगे, 1 2 3 4। दूसरे ऑप्शन में जाना है एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बैचेस दिख जाएंगे। 3 बैचेस दिखेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में आपको क्लिक करना है और वहां पे मोर ऑफर्स पे आपको Y1020 कूपन कोड यूज करना है कॉइन्स के साथ। इस कॉम्बिनेशन में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा बैच में एनरोल करना चाहता है ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और Y1020 कूपन कोड का यूज करना है, ठीक है? सेम चीज आप गूगल से भी कर सकते हो, ठीक है? गूगल से थोड़ा ये है कि आपको कॉइन्स का ऑप्शन नहीं होता है, तो गूगल में आपको 1% कम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? चलो गूगल पे गए, अड्डा 24/7 सर्च किया, इस वेबसाइट पे गए। वेबसाइट पे जाने के बाद ऑल कोर्सेज के बाद अगेन एग्री एंड फूड साइंस आपको दिखेगा, गए। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में जाना है, बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर में जाना है। यहाँ पे देखो आपको 3 अलग अलग बैचेस शो हो रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर में गए। थर्ड सेमेस्टर में आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, 6 महीने तक आप इस बैच से पढ़ सकते हो, ठीक है? आफ्टर दैट आपको क्या करना है, मोर ऑफर पे जाके कूपन कोड लगा दो Y1020, Y1020। तो ये जैसे आप अप्लाई करोगे तो ये बैच आपको, ये क्या हो गया, ये बैच आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएगा। 1 सेकेंड, मोर ऑफर पे जाके Y1020 लगा दो, Y1020 लगा दो और ये बैच आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में शो हो जाएगा। उतना ही था मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है? 2 कोड मैंने अप्लाई कर दिए, रुक जाओ। ये
ये 3249 में आपको ये बैच मिल जाएगा, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं बच्चों। ये प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। कूपन कोड लगा देना, उसी तरीके से मोर ऑफर पे जाके, अभी नहीं लग रहा है, मोर ऑफर पे जाके यहाँ पे आप लोगों को Y1020 लगा देना है, ठीक है। और अप्लाई करके आप देखोगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये वाला नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कांटेक्ट कर लेना इस पे। और अगर आपको नोट्स चाहिए बच्चों, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो जो क्लासेस हमारी यूट्यूब पे जाने वाली है। थैंक यू सो मच, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो और वीडियो को भी लाइक करते हुए जाना, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।